गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं प्रेमलता यादव आप लोगों को बाल मनोविज्ञान से संबंधित जो हमारा सेकेंड पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इस विषय के अंतर्गत जो आप लोग फर्स्ट और सेकेंड 2 यूनिट पढ़ चुके हैं, उसके बाद जो तीसरा यूनिट है, उस तीसरे यूनिट का जो दूसरा चैप्टर है उसमें व्यक्तित्व से संबंधित हम विषय पे चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। यह वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे टीईटी और सीटेट जैसी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। और व्यक्तित्व शब्द के अगर हम शाब्दिक अर्थ को हम देखें तो व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द से बना है, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है जो पर्सनालिटी शब्द जो है वो उसी का क्या है, व्यक्तित्व हिंदी रूपांतरण है। और पर्सनालिटी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नकली चेहरा या मुखौटा। जो उस समय पहले के समय में जो कलाकार होते थे वो क्या करते थे, रंगमंच पे इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग करते थे। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यक्तित्व अगर हम कहें, अगर या किसी पर्सनालिटी की बात करें तो बहुत सारे रूपों में हमको देखने को मिलता है। पर्सनालिटी शब्द का यूज देखने को मिलता है। जैसे हम दैनिक बोलचाल में हम सभी व्यक्ति व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग रोज कुछ न कुछ करते ही करते हैं। जब हम किसी सुंदर या शरीर रचना या वाले व्यक्ति को या किसी स्मार्ट व्यक्ति को देखते हैं तो उससे बातचीत करते हैं तो हम क्या कहते हैं, उससे हम प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं फला व्यक्ति की पर्सनालिटी क्या है, बहुत अच्छी है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम देखने में बहुत सुंदर व्यक्ति नहीं होता है और उस व्यक्ति को उसकी बात करने की जो शैली होती है वो बहुत ही प्रभावशील होती है, उसकी जो ज्ञान होते हैं इतने प्रभावशाली होते हैं कि हम उसे भी कह देते हैं कि फला व्यक्ति की जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही अच्छी है, यानी कि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ हम इन्हीं 2 उदाहरणों से भी हम समझ सकते हैं कि व्यक्तित्व जो होता है वो किसी एक गुण या किसी एक विशेषता के कारण हम व्यक्तित्व को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसी एक चीज़ नहीं है जिससे हम कह दें कि हाँ व्यक्तित्व जो है या पर्सनालिटी है, इसी चीज़ को हम कहते हैं। तो जो व्यक्तित्व होता है बहुत सारे गुणों का, जैसे मान लीजिए बौद्धिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, नैतिक हो गया, चारित्रिक हो गया, या बहुत सारे गुणों का क्या होता है, समन्वित रूप होता है। व्यक्तित्व को व्यक्ति के शील गुणों की भी क्या संज्ञा दी गई है, व्यक्तित्व को व्यक्तित्व के शील गुणों की भी संज्ञा दी गई है। आइए अब व्यक्तित्व की कुछ परिभाषाओं के विषय में भी हम लोग देखते हैं। व्यक्तित्व की सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तित्व की परिभाषा। इसको आलपोर्ट ने क्या कहा है। आलपोर्ट जो का मानना है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर जो मनोदैहिक गुणों का वह गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। उसी तरह बैलेंटाइन का भी मानना है कि व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का एक योग है। मतलब आलपोर्ट का भी मानना है कि व्यक्तित्व जो होता है वो जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का एक योग होता है। गिलफोर्ड भी है, उन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप होता है। वाटसन का भी ये मानना है कि व्यक्तित्व वह सब है जो हम करते हैं। वाटसन का क्या मानना है कि व्यक्तित्व वह सब है जो क्या करते हैं, हम सब करते हैं। तो इस आधार पे हम देख सकते हैं कि व्यक्तित्व क्या होती है। तो जो प्राचीन परिप्रेक्ष्य था, वर्तमान समय में जो व्यक्तित्व की परिभाषा है, जो व्यक्तित्व का अर्थ है,
जो व्यक्तित्व का एक कंसेप्ट है वो किसी एक गुण या एक विशेषता या प्राचीन की तरह एक मुखौटा के रूप में नहीं रह गया है, बल्कि जो पर्सनालिटी है वो बहुत सारे गुणों का क्या है, एक योग है। जैसा कि हम विभिन्न परिभाषाओं में देख चुके हैं। व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं उसे हम शील गुण के, जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं, उसको उन्होंने क्या कहा, शील गुण के रूप में माना है। अच्छा, ये शील गुण होते क्या है? ये शील गुण वे बीज तत्व होते हैं जिनमें व्यक्तित्व निहित होता है। वे बीज तत्व जिसमें व्यक्तित्व निहित होता है वो क्या होते हैं? वो शील गुण होते हैं। शील गुणों की संख्या देखें तो गैरेट ने 18,000 शील गुणों की बात की है, और उसी तरह आलपोर्ट ने भी 17,953 गुणों की बात कही है, और उन्होंने कहा कि इतने गुणों से मिलकर लगभग व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कैटल ने भी 171 शील गुणों की बात की है। कुछ शील गुण जैसे ईमानदारी, संवेगात्मक स्थिरता, उदासी आदि ऐसे शील गुण हैं जिससे कि क्या होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उसके अतिरिक्त सामाजिकता, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, ये सारे क्या हैं, व्यक्तित्व के शील गुण हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉमसन का विचार था कि व्यक्तित्व का निर्माण वातावरण स्वभाव दशा के सतत तालमेल के कारण होता है। व्यक्तित्व का निर्माण के कारण इनका क्या मानना था कि व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वो वातावरण एवं स्वभाव की दशा के सतत मतलब तालमेल के कारण होता है। यदि व्यक्ति के स्वभाव एवं वातावरण में सुंदर तालमेल नहीं होता है, अच्छा सामंजस्य नहीं होता है, तब बालक के सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण भी नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं, इन दोनों कारकों का आपसी तालमेल होना बहुत आवश्यक है। तो थॉमसन का ये विचार था कि वंशानुक्रम के साथ साथ जो अर्जित क्रियाएं हैं वो भी हमारी पर्सनालिटी को क्या करती हैं, बनाती हैं। व्यक्तित्व, उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व को निर्धारित करने के लिए कुछ प्रतिमान होते हैं, और जो पहला प्रतिमान क्या है, वंशानुक्रम गुण है। कुछ गुण हमारे अंदर हम सभी के अंदर, चाहे वो अच्छा हो या चाहे पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, हमारी पर्सनालिटी को बनाने के लिए, लेकिन हम कुछ प्रतिमान हमारे वंशानुक्रम रूप में पाए जाते हैं। जैसा हमारा पारिवारिक परिदृश्य होता है, हमारी पर्सनालिटी भी उसी तरह बनकर निखरती है। परिवार में दूसरी जो बात है वो क्या है, जो वंशानुक्रम गुण होते हैं वो बालक को अपने माता पिता से स्वतः ही विरासत के रूप में मिल जाते हैं, और बालक की जो शारीरिक और मानसिक परिपक्वता होती है या व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिए क्या होती है, ये पहली पहलू होती है। और बालक की जो गुण होते हैं वो मतलब माता पिता से ही उनके अंतर्गत वो आती रहती है। और दूसरी जो अवस्था क्या है, परिवार में बालक का जो प्रारंभिक अनुभव, बाल्यावस्था में जो व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था होती है, और इस अवस्था में बालक जो कुछ भी अपने और परिजनों से सीखता है या देखता है, भले ही वह सुखद हो अथवा अनुभव दुखद हो, इन दोनों का ही क्या करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है, यदि बालक का बाल्यावस्था सुखद होता है तो उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी देखी जाती है। अतः बाल्यावस्था जैसा होगा वैसा उसकी पर्सनालिटी का प्रतिमान बन करके स्पष्ट होगा। और तीसरी जो अवस्था होती है वो क्या है, जीवन में बाद की घटनाएं। इससे क्या आशय है कि जब बालक बड़ा होता है और घर से निकलकर बाहरी दुनिया में विद्यालय के प्रांगण में आता है, अपना कदम रखता है,
और विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलने जुलने का अवसर प्राप्त करता है और विद्यालय में वह विभिन्न बालकों से मिलता है और वहाँ कुछ बालक उससे प्यार से बोलते हैं और कुछ डांट डपट कर बोलते हैं। तो इन अच्छी बुरी दोनों घटनाओं से उसे एक अनुभव जो मिलता है, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का प्रतिमान तैयार होता है। तो ये जो बातें हैं ये स्पष्ट करती हैं थॉमसन के अनुसार कि हमारे जो व्यक्तित्व का प्रतिमान होता है वो 3 बातों से हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो बनता है। पहला क्या था? वंशानुक्रम, और दूसरा क्या था? परिवार में बालक का प्रारंभिक अनुभव था, और तीसरा क्या था? जीवन में बाद की जो घटनाएं होती हैं वो भी हमारे पर्सनालिटी को बनाती हैं। आइए अब हम व्यक्तित्व के प्रकारों के विषय में चर्चा करते हैं, जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार दिया हुआ है। व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं उसको भी हम देखते हैं। शारीरिक प्रारूप के आधार पर क्रेचर का जो वर्गीकरण है, उन्होंने क्या कहा है? व्यक्तित्व सुडौलकाय होता है। ऐसे व्यक्ति की जो विशेषताएं होती हैं वह शारीरिक रूप से सुदृढ़ होती हैं, अधिक कार्य क्षमता उनके अंदर होता है, वे स्वयं से संतुष्ट होते हैं। और दूसरा जो क्या है वो लंबकाय है, जो दुबले लंबे, शारीरिक रूप से कम सुदृढ़ तथा कम कार्य क्षमता एवं स्वयं से संतुष्ट एवं परिनिंदा करने वाले या स्वयं के प्रति सजग होते हैं। तीसरा है गोलकाय। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? विनोदप्रिय होते हैं, तथा समाज कार्यों में रुचि रखते हैं। और चौथा जो है डायलॉप्सिस, जो कोई विशेष गुण इनके अंदर नहीं होता है। शरीर रचना के आधार पर एक शेल्डन का वर्गीकरण है। इनके अनुसार 3 भागों में व्यक्तित्व को बांट सकते हैं। पहला एंडोमार्फिक। ऐसे व्यक्ति की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती है? विनोदप्रिय होते हैं, सामाजिक होते हैं, लोकप्रिय होते हैं और समायोजन में सक्षम होते हैं। दूसरा क्या? आयताकार, जिसमें मेसोमॉर्फिक होता है। ऐसे व्यक्ति शारीरिक दृढ़ता रखते हैं, मानसिक दृढ़ता रखते हैं। और तीसरा है एक्टोमॉर्फिक, जिसको लंबाकार कहते हैं। ऐसे व्यक्ति कार्य क्षमता, सुदृढ़ता, अस्थिरता तथा परिपक्वता तथा परनिंदा के प्रति अधिक रुचि रखते हैं। स्वभाव के आधार पर अगर देखा जाए तो इसके भी 3 प्रकार होते हैं, ये विसरोटॉनिक, सोमेटोटॉनिक और सेरिब्रोटॉनिक। इसके विस्तृत अध्ययन के लिए आप लोग के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आप लोगों को ये PDF प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आपको लगता है इससे कोई हेल्प मिलेगा तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसी तरह मार्गन तथा जो गिरीलैंड है ने स्वभाव के अनुसार व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। पहला क्या है? प्रफुल्ल, उदास, चिड़चिड़ा और अस्थिर। कुछ व्यक्ति क्या होते हैं? प्रफुल्ल होते हैं, दूसरे उदासी होते हैं, तीसरे लोगों का स्वभाव कैसा होता है? चिड़चिड़ा होता है, और चौथे कैसे होते हैं? अस्थिर होते हैं। मूल्यों के आधार पे भी क्या होता है? व्यक्तित्व को कई भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? सैद्धांतिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा धार्मिक, चौथा राजनीतिक, पांचवा सामाजिक और छठवां कलात्मक। व्यवहार के आधार पर इसका वर्गीकरण गैलिन ने किया है। इनका मानना है कि ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं वो 4 प्रकार में हम देख सकते हैं। एक उग्र स्वभावी होते हैं, दूसरा चिंताग्रस्त होते हैं, तीसरे निरुत्साही होते हैं और चौथे किस प्रकार के होते हैं? उत्साही होते हैं। सामाजिकता के आधार पर ये कार्ल जूंग का वर्गीकरण है, ये जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है आज के लिए भी और भावी जीवन के लिए, आपकी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए भी, उसके लिए भी ये जो जुंग के अनुसार और सेल्डन के अनुसार जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं वो काफ़ी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं।
पहला प्रकार है इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। ऐसे लोग कम बोलते हैं, लज्जा रखते हैं, पढ़ने में रुचि रखते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, घबरा जाते हैं, आदि आदि। दूसरा क्या है, बहिर्मुखी। ऐसे व्यक्ति कार्य करने की शक्ति होती है, साहसिक कार्यों में रुचि रखते हैं, शांत होते हैं, आशावादी होते हैं, परिस्थिति के अनुसार होते हैं, स्वयं को व्यवस्थित करने वाले होते हैं। और तीसरा जो प्रकार क्या है, उभयमुखी। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बोवर्ट, उभयमुखी। ऐसे व्यक्तियों में क्या पाया जाता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के बहुत सारे प्रकार बताए हैं, जैसे कि आरबी कैटल हैं, उन्होंने व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा है। व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा है, पहला लहरी और दूसरा अलहरी। ये कैटल के अनुसार है। किसके अनुसार है, कैटल के अनुसार। कैटल की बहुत सारी बातें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इसके अलावा जो थॉर्नडाइक हैं, उनके अनुसार भी पर्सनालिटी को कई भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि इंद्रिय विचारक, ये भी पर्सनालिटी को 4 भागों में बांटते हैं। इंद्रिय विचारक, सूक्ष्म विचारक, और तीसरा है स्थूल विचारक, और चौथा है प्रत्यय विचारक। 4 भागों में इन्होंने भी व्यक्तित्व को बांटा है। कैनन के अनुसार भी व्यक्तित्व को 7 भागों में बांटा गया है। मनोवैज्ञानिक कैनन के अनुसार पहला सहनशीलता होता है, दूसरा प्रभावक होता है, कुटिल होता है, शिथिल होते हैं। कुछ व्यक्तित्व सांस्कृतिक प्रकार के होते हैं और कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं। ये मनोवैज्ञानिक कैनिन के अनुसार हम बता रहे हैं। इसके अलावा भी जो भारतीय आयुर्वेद शास्त्र है, उसने भी व्यक्तित्व को कई भागों में बांटा है। इनकी आयुर्वेद के अनुसार जो व्यक्तित्व होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। आयुर्वेद के अनुसार जो होता है वो व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। पहला जो है वो कफ प्रधान होता है। क्या होता है, कफ प्रधान। और दूसरा जो होता है वो पित्त प्रधान। आयुर्वेद के अनुसार है ये, आयुर्वेद मानता है कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, कफ प्रधान होते हैं, और कुछ व्यक्ति पित्त प्रधान होते हैं, और कुछ व्यक्ति वात प्रधान होते हैं। कफ प्रधान से मतलब क्या है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कफ ज़्यादा बनता है, और ऐसे व्यक्ति जिनको कफ ज़्यादा बनता है वो व्यक्ति मोटे होते हैं, शांत होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। और जो पित्त प्रवृत्ति के होते हैं वो सदैव व्यक्ति क्रियाशील रहते हैं, उद्यमी होते हैं, नए विचारों को सोचते हैं। ऐसे व्यक्ति को भूख बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि पित्त रस का जो श्रावण है वो बहुत अधिक होता है। और तीसरे प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं ये बात नहीं है, वात है, वात प्रवृत्ति के। तीसरा क्या है, वात प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, जो ना तो अधिक मोटे होंगे और ना दुबले होंगे। ऐसे व्यक्ति बीच बीच के होते हैं और क्रोधी होते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है इनमें तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, खास करके पैरों को लेकर के। तो ये भारतीय आयुर्वेद के अनुसार जो पर्सनालिटी होती है ये 3 प्रकार की इस प्रकार दिया हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटी के जो प्रकार हैं बहुत सारे हैं। आपके आई होप कि जितना आप लोगों को मैं बता दी हूँ वो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से, बीएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी उपयोगी है। इतना ही अगर आप लोग याद कर लेते हैं और इसी तरह लिख लेते हैं तो अच्छा नंबर पा सकते हैं। जो व्यक्तित्व से संबंधी यानी व्यक्तित्व की मापनी से संबंधी दूसरा जो आगे का जो भाग होगा हम दूसरे वीडियो में आप लोग को देंगे। और
आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आप लोगों ने ये वीडियो देखा, थैंक यू।